और वहीं यूक्रेन में फिर से चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है। यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री ने यह डिमांड की है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अब शुरू होनी चाहिए। रूस लोकतंत्र को बंधक नहीं बना सकता, यह कहा गया है यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री की तरफ से। और वहीं रूस और नाटो के बीच भी टकराव बढ़ता दिख रहा है। रूस ने नाटो की घेराबंदी शुरू कर दी है। बाल्टिक में रूस ने युद्धपोत तैनात किए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस वॉरशिप को तैनात किया गया है। पोलैंड या बाल्टिक देशों पर हमले की आशंका इस डिप्लॉयमेंट के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। तो पुतिन का विस्फोटक प्लान है क्या? नेटो की घेरेबंदी को देखते हुए ये प्लान समझिए, जहां बाल्टिक सागर में युद्धपोत तैनात किए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस युद्धपोत, जर्मनी के फहमान द्वीप के पास युद्धपोत, ड्रोन अटैक की तैयारी क्योंकि बेलारूस सीमा पर 10 नए ड्रोन लॉन्च पैड भी बनाए गए हैं। एक बेस पर 1000 से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन रखने की क्षमता है, जबकि रूस के ड्रोन बेस के रडार पर नेटो देश है। हालांकि हमले की आशंका कहां पर है? पोलैंड, तुर्की, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और रोमानिया। अब सोए सर, बाल्टिक क्षेत्रों में कैलिनिंग्राड की जब बात आती है तो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री आउटपोस्ट जो कि नेटो टेरिटरी के बिल्कुल नजदीक के पूरे हिस्से का घेराव करते हुए सैन्य अभ्यास रूस की तरफ से भी इससे पहले किए जा चुके हैं। आज के इस हालात में जहां आज की बड़ी खबर है ब्रिटिश ड्रोन्स के जरिए सीधा रूस के अंदर वार, क्या आपको लगता है अब जवाबी कार्रवाई का वक्त और रूस की तरफ से एक्शन लेते हुए सीधा नेटो पर वार? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बात चल रही है। रूस बीच बीच में टेस्टिंग द वाटर करता रहा है। कभी इनकी क्रूज मिसाइल अभी मोल्दोवा के ऊपर से गई थी, उसके पीछे पोलैंड के ऊपर से गई थी, या इनके ड्रोन्स जाते रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर बाल्टिक सी में से डिप्लॉयमेंट होती है तो वहाँ पे जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, और साथ साथ में उनके साथ लग जाता है पोलैंड, और उनके पास में रशिया का कैलिनिंग्राड बेस आ जाता है, तो वहाँ पर ये देश काफ़ी वल्नरेबल महसूस करते हैं। यही कारण है कि आज देखिए ये जो टेंशन चल रही है और अमेरिका ने अपने हाथ खींचे हैं, यूरोप के देशों ने अपने डिफेंस बजट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और वो धीरे धीरे 5% तक ले जाने का उनका प्रयत्न है, क्योंकि हालांकि इस समय में जो सिचुएशन है कि वो उनकी आर्थिक स्थिति इस समय में इतनी मजबूत नहीं है, और ये जो डिफेंस बजट बढ़ रहे हैं ये उनके कई सोशल इश्यूज़ की कॉस्ट पर ये डिफेंस बजट बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन कारण सिर्फ यही है कि इस समय में जो नाटो के साथ टेंशन है, अगला क्या टारगेट नाटो होगा, ये बड़ा सोचने का समय है, क्योंकि रशिया के लिए बड़ी एक धर्म संकट है कि यदि किसी एक नाटो कंट्री में करता है तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है, तो सभी देशों के साथ झगड़ा है। अगर नहीं करता है तो वो लगातार यूक्रेन को मदद देते जा रहे हैं। रशिया रेस्टलेस हो रहा है कि मैं क्या करूं, खाली यूक्रेन, यानी कि इनडायरेक्ट लड़ाई नाटो देशों के साथ आ रही है, और वो रशिया को यूक्रेन को मदद दे के हथियार। और खबर यह कि यही तो बात है कि आपने जिस बात का जिक्र किया कि इनडायरेक्ट लड़ाई, क्या ये इनडायरेक्ट लड़ाई संजय जी आने वाले वक्त में डायरेक्ट लड़ाई में भी तब्दील हो सकती है? बाल्टिक देशों पर अगर कल को निशाना साधा जाता है रूस की तरफ से, तो क्या सारे नाटो कंट्रीज मिलकर डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हो जाएं? देखिए समीर, आप बहुत अच्छा एक सवाल किया। देखिए, आप पूरा माहौल देखिए कि कोई भी देश, कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे यूएन है, चाहे बाकी यूरोपियन यूनियन है या बाकी देश हैं, कोई भी नेगोशिएशंस और डायलॉग की बात नहीं कर रहा आज के दिन। सिर्फ आप ड्रोन से अटैक कीजिए, उसका मिलिट्री बेस, उसका मिसाइल अटैक कीजिए, तो सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन। और ये बात मान के चलिए कि जो हालात हो रहा है, और टीवी 9 इस बात को बार बार दिखाता भी है कि देखिए जिस तरीके के हालात, एनवायरनमेंट दुनिया में क्रिएट हो रहे हैं, तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलने की तरफ सीधा सीधा संकेत है। जिस तरीके का स्टेटमेंट यूके का आया, यूके एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है यूरोप का, लेकिन वो कह रहा है कि हम यूक्रेन को सीधा मिलिट्री और ड्रोन सपोर्ट करेंगे, आपको जो करना है कर दीजिए। यानी कि एक जो न्यूक्लियर पावर है, जो एक मिलिट्री पावर है दुनिया की, जो एक लगभग 50 साल तक दुनिया के सिस्टम को डोमिनेट किया मिलिट्रीली, उस रशिया को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ को आमंत्रित कर रहे हैं? आप तीसरे विश्व युद्ध को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें जो बाकी कंट्रीज है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, भारत है, जापान है, साउथ कोरिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। और मुझे लगता है कि इनको लीड करके भारत जैसे देश, जो एक लोकतांत्रिक देश है, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो रूल ऑफ लॉ को यूएन चार्टर में विश्वास करता है, मुझे लगता है कि इसमें सकारात्मक रूप से सहयोग करके, इसको नेगोशिएट करके इस बढ़ते हुए युद्ध को, आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की तरफ पहल करनी चाहिए। और लेकिन ऐसा हो नहीं रहा सर।
यही वजह है कि यूक्रेन को मिल रहा सपोर्ट कि 5 साल से वो रूस के खिलाफ जंग में बना हुआ है